हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी के साथ। आज की केस स्टडी में हम केस स्टडी नंबर 3 करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी केस स्टडी, बहुत ही प्यारी केस स्टडी है। तो हमारा पढ़ने का तरीका वही रहेगा सेम। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन अगर डायरेक्टली एक्ट से या लॉ से पूछा गया होगा तो हम डायरेक्टली उससे आंसर दे देंगे। अगर कोई हमारा केस स्टडी से लिंक होगा तो मैं उस वाले पैराग्राफ के पास आपको लेके जाऊँगा कि उस की पैराग्राफ में कहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उस पैराग्राफ को रीड करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम सिर्फ वही पैराग्राफ रीड करें जो हमारा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से लिंक है, और फालतू की चीज़ें हम इग्नोर कर दें, जिससे कि हमारा टाइम बचे और फटाफट से जैसे अपन आज तक करते हैं हम 10 से 15 मिनट में केस स्टडी को निपटा लें। ठीक है, क्योंकि 60-70 केस स्टडीज़ हैं टोटल, और एक पेपर के लिए 6D के लिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स और हैं, इतना ज़्यादा टाइम लगाना फ्रूटफुल नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप कर चुके होंगे अब तक, या नहीं भी करिए तो आप सुन लेंगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से पहले MCQ के साथ। पहले MCQ क्या कहता है, whether PPL can withdraw the application earlier filed by it under the section number 9 of the IBC 2016 before adjudicating authority। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि क्या अगर किसी बंदे ने एप्लीकेशन फाइल करी है सेक्शन नंबर 9 के तहत, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल करी होगी या ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, सॉरी ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल करता है सेक्शन नंबर 9 के तहत, तो अगर किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर ने सेक्शन नंबर 9 के तहत कोई एप्लीकेशन फाइल करी है तो क्या वो विड्रॉ कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने। तो अपन ने सेक्शन नंबर 12A पढ़ा था जब मैंने आपको चैप्टर की रिवीजन करवाई थी, आपने खुद से भी पढ़ा होगा। तो सेक्शन नंबर 12A कहता है कि हाँ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और जब 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूवल दे देते हैं तो एप्लीकेशन जो होती है वो विड्रॉ हो सकती है। तो यहाँ पर भी आंसर यही लिखा हुआ है, येस बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बट ओनली एट द एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट PPL इन द केस विद द अप्रूवल ऑफ 90% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो दिस इज द आंसर। देखा, इसके लिए कोई भी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली हमने आंसर दे दिया। सेकंड MCQ क्या कहता है, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर विद विच मिस अंकिता कैन बी पनिश्ड ऑन बीइंग द एक्यूज्ड ऑफ बेनामीदार। अगर कोई बंदा बेनामीदार होता है, तो हमने जब बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उसकी पेनल्टी क्या होती है, 7 साल तक की सज़ा होती है मैक्सिमम, एंड फाइन होता है 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन हमारा एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट का। ठीक है, तो 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो उस केस में हमें क्या करना है, 25%। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो पैराग्राफ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। तो वो मैंने आपके लिए पढ़ के रखा हुआ है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आइए पेज नंबर 3.3 पे, और यहाँ पर आपका लास्ट पैराग्राफ आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, मिस अंकिता ने ब्रॉड जो है लग्जरियस अपार्टमेंट खरीदा 1.15 करोड़ का। ठीक है, आउट ऑन द सेम डे 1.15 करोड़ की उसकी कॉस्ट थी, और उसने क्या किया कि उसने अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थी 35 लाख ही शो करी रजिस्ट्रार के सामने, जिससे कि उस पर टैक्स बचाया जा सके। अगर हम फेयर मार्केट वैल्यू देखें ऑन द रेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1.20 करोड़ था। तो दैट्स इट, इसके आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बताया हुआ है कि इसके बाद उसको बेनामीदार कह दिया, और जिस दिन बेनामीदार का उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू जो थी 1.40 करोड़ थी। तो इसको अपन को इग्नोर करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाया उस दिन जो हमारा था वो 1.20 करोड़ था, तो अपन को क्या करना है, 1.20 करोड़ का 25% निकालना है, और 25% अगर अपन निकालते हैं तो वो आता है 30 लैक्स। क्या आता है, 30 लैक्स आता है। तो उसके बाद तो हमारे को ऑप्शन ढूंढना है कि 30 लैक्स का कौन सा है। तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होगा 7 ईयर्स का, एंड फाइन होगा 30 लैक्स का। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वेदर DDRL इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लाइट अंडर द रेरा। तो अगर आपको यहाँ पर ये बोला गया कि क्या रेरा के तहत DDRL एक प्रोजेक्ट कर रहा होगा, जो मतलब प्रॉपर्टी बना रहा होगा, तो क्या उसको हमने प्रोजेक्ट को रेरा के तहत रजिस्टर करवाना है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर का हो, या आपके पास 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा हो, और इन टोटल ऑल फेजेस को मिलाकर, तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, तो इस केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या वो उस लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। तो आइए देखते हैं फटाफट से, पेज नंबर 3.1 पे अगर हम आते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 3.1 पे अगर मैं आता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट लाइट जो है वो कंप्राइज करता है 8 विंग से और 6 फ्लोर से। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 8 विंग्स और 6 फ्लोर्स, तो मतलब 8 × 3 कितना होता है, सॉरी 8 × 6, 8 × 6 3 कह रहा हूँ, 8 × 6 कितना होता है 48। तो अगर 48 यूनिट्स हैं तो ये अपने आप 8 से ऊपर हो गए, 8 से ऊपर हो गए तो बात ही खत्म हो गई। और जब आपको इन टोटलिटी देखना होता है तो ऑब्वियसली फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा येस, बिकॉज द एग्रीगेट 48 यूनिट्स टू बी कंस्ट्रक्टेड कंसिडरिंग ऑल द फेजेस। तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ MCQ क्या कहता है, वेदर देयर इज एनी वोलेशन ऑफ लॉ बाय मिस्टर जोशी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस ऑफ एन अमाउंट ऑफ 2,75,000 इन फॉरेन करेंसी टू हिज डॉटर मिस अंकिता ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको इसके लिए आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप $2.5 लाख तक दे सकते हो। ठीक है, 2.5 लाख डॉलर तक दे सकते हो। अगर आप उससे ऊपर देते हो बिना अप्रूवल लिए RBI की, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है सेक्शन नंबर 13 की ऑफ द FMI एक्ट। और सेक्शन नंबर 13 में पेनल्टी जो गिवन है वो लिखा हुआ है, अगर अमाउंट क्वान्टिफाइबल है तो 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। तो यहाँ पर अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, अगर मैं $2,75,000 को माइनस करता हूँ $2,50,000 से, तो मेरा आता है $25,000। तो $25,000 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
थ्री टाइम्स से, तो हमारा आता है $75,000। तो इसका आंसर कितना होगा? मिस्टर जोशी ने वॉयलेट किया है और $75,000 का उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो फोर्थ का आंसर सी हो जाएगा। खत्म। फिफ्थ पे आते हैं, हाउ मैनी रजिस्ट्रेशन DDRL को कितनी बार रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो मैंने जब आपको रेरा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ईच फेज़ का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में मैं आपको बता दूं, हम ऊपर पढ़ते हैं, अगर हम ऊपर क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं तो मैंने अभी आपको ये पढ़ाई थी बात कि उसको जो है उसने 8 विंग्स बनाए हैं, तो 8 बार रजिस्ट्रेशन तो उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग वो बना रहा है, ठीक है, सेपरेटली बना रहा है, ईच विंग सेपरेटली बना रहा है, क्योंकि देखो आप लिखा हुआ है कि फेज़ वाइज डेवलपमेंट होगी और सबका अलग अलग विंग्स के हिसाब से काम होगा। तो 8 विंग्स तो आपको बनाना ही है, तो 8 विंग्स है तो सबका सेपरेटली हो रहा है, तो 8 रजिस्ट्रेशन तो लेने ही लेने हैं। साथ में आपको एक पैराग्राफ और पढ़ना है। यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एट द बोर्ड मीटिंग इट वाज डिसाइडेड, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ आपका अभी इस वाले पॉइंट के लिए किसी काम का नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको पार्ट बताता हूँ। दूसरा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मिंडा लिमिटेड एंड सेल्डर लिमिटेड वर्क एज अ रियल एस्टेट एजेंट सम ऑफ द फ्लैट्स, एक प्रोजेक्ट उसका और चल रहा है आवास, जो कि रीडेवलप किया जाएगा और उसके बाद बेचा जाएगा, एडवर्टाइज किया जाएगा सेल के लिए। हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी, तो वहाँ पर ये पढ़ा था कि अगर कोई प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, अगर प्रोवाइडेड दैट उसको दोबारा से बेचा ना जा रहा हो, उसकी एडवर्टीजमेंट ना करी जा रही हो, या किसी भी तरीके से उसको एडवर्टाइज ना किया जा रहा हो या सेल ना किया जा रहा हो। तो यहाँ पर रीडेवलपमेंट करके एक प्रोजेक्ट है इनका आवास, उसको बेचा जाएगा। तो कितनी रजिस्ट्रेशन लेनी होगी? तो मैंने आपको ऊपर बताया 8 रजिस्ट्रेशन और प्लस इसका एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो टोटल रजिस्ट्रेशन कितनी होगी? 9 रजिस्ट्रेशन लेनी होंगी। तो इसका आंसर कितना होगा? 9। कैसे? 8 रजिस्ट्रेशन तो हमारी वो विंग्स की सेपरेटली, और प्लस 1 रजिस्ट्रेशन जो रीडेवलप करके बेचा जा रहा है, तो टोटल 9 रजिस्ट्रेशन हमें लेने होंगे। दैट्स इट। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कहता है whether the credence of the director of Galix Pharma Limited that section number 14 of the IBC would apply to the personal guarantor। यहाँ पर क्या हो गया, एक डायरेक्टर थे गैलिक्स फार्मा लिमिटेड के, उसने बोला कि जो IBC 2014 होता है 2016 है, IBC 2016 है, वो पर्सनल गारंटर के ऊपर जो होता है मोरेटोरियम का पीरियड जो होता है वो पर्सनल गारंटर पे भी अप्लाई करता है। मतलब जब तक आपका मोरेटोरियम चल रहा होता है आप पर्सनल गारंटर को परेशान नहीं कर सकते। तो इस बारे में आपको केस लॉस का लिंक करते हुए जवाब देना है। देखो अगर आपसे केस लॉ ना पूछा होता तो मैं क्या करता, सेक्शन नंबर 14 को कोट कर देता, और सेक्शन नंबर 14 में ऑफ द IBC, और वहाँ साफ नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि जो हमारा मोरेटोरियम पीरियड होता है वो गारंटर एंजॉय नहीं करता, मतलब गारंटर से जो पर्सनल गारंटर से वसूली करी जा सकती है। लेकिन कई जगह पे ऐसा बोला गया है, कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि बिना गारंटर को परेशान मत करो जब तक IBC चल रहा है किसी का, क्योंकि पहले उस बंदे से वसूल लो, जो अगर फिर भी वो बंदा पैसा नहीं दे पाता तो गारंटर को परेशान कर लेना। लेकिन गारंटर जो है मोरेटोरियम का पीरियड एंजॉय नहीं करता, ये बात सेक्शन नंबर 14 में साफ लिखी हुई है। अगर यहाँ पर केस लॉ बोला गया तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने केस लॉस पढ़ाए भी थे, वहाँ वीडियोस डाली थी शॉर्ट में, तो वहाँ लिखा हुआ है SBI एक केस लॉ है, SBI वर्सेज वी रामाकृष्णन, जिसके अंदर ये बात बोली गई है कि गारंटर जो होते हैं वो एंजॉय नहीं करते। तो पेपर में अगर आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछा गया कि केस लॉ को कट करना है, तो आप केस लॉ का बुक रजिस्टर लेके जाएंगे, वो फटाफट से IBC खोलेंगे और फटाफट से ये वाला केस लॉ कोट कर देंगे, और सेक्शन नंबर 14 को भी कोट कर देंगे साथ में, और बोल देंगे कि भाई जो गारंटर होता है वो एंजॉय नहीं करता है मोरेटोरियम पीरियड को। तो बिना केस स्टडी को पढ़े आप इसका जवाब बिल्कुल क्लियरली दे सकते थे। अब आता है 7th पार्ट। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, वेदर मिस्टर सूरी इज रिक्वायर्ड टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द एपेक्स बैंक इन इंडिया फॉर रेमिटिंग द मनी टू हाउस्टन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर एंड स्टे ऑफ मिस्टर कुणाल एज अ अटेंडेंट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आप चलते हैं 7th पे, मैं पैराग्राफ आपको पढ़ा देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ इसके पापा बीमार थे और इसको पैसे रेमिट करने थे। तो ये वाला पैराग्राफ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है sum of rupees 4 lakh to be credited to the hospital in the Houston against the estimation given to the doctors, और 2 लाख रुपीज़ उसने कुणाल को दिए मीटिंग हिज एक्सपेंसेस एज एन अटेंडेंट। मतलब क्या हुआ, उस बंदे के पापा बीमार थे और वो क्या कैंसर हो गया था उन्हें, और वो इलाज करने के लिए हाउस्टन जाते हैं, ठीक है, और उसके साथ एक कुणाल एक बंदा है जो उनके साथ जाता है, और कुणाल को इसलिए भेजा जाता है कि उनका ख्याल रखे। तो इन दोनों के लिए पैसा रेमिटेंस किया गया है, तो क्या वो कर सकता है? तो आपको क्या करना है, शेड्यूल नंबर 3 को कोट करना है। आप सबको पता है शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द फेमा को आपको कोट करना पड़ेगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस वाला, ठीक है। तो जब आप शेड्यूल नंबर 3 को फॉलो करोगे कि जहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक अलाउड होता है, उसके बाद एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होती है। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो होती है वो अवेलेबल होती है एजुकेशन के लिए, एमिग्रेशन के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको उसको कोट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हाँ रेमिटेंस जो कुणाल को करा गया है वो भी अलाउड होगा एज पर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट जो फेमा में निकाली गई थी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर कोट करनी पड़ेगी। एक तो शेड्यूल नंबर 3 कोट करना पड़ेगा और दूसरा आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम कोट करना पड़ेगा। दैट्स इट। इसके बाद 8th क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द नोटिस फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 बाय मिस्टर सूरी, डज इट मेक एनी डिफरेंस दैट मिस्टर सूरी वॉज एंगेज इन द नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू सेंड टू द फादर। देखो जब भी आपसे PBTA में आपको बुलाया जाता है, आपको रिस्पॉन्स करना होता है, समन पे जब भी बुलाया जाता है तो आपको जाना होता है। अगर आप नहीं जाते तो सेक्शन नंबर 54A ऑफ PBTA एक्ट जो होता है वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है, और 25,000 रुपये की पेनल्टी लगती है फॉर ईच डिफॉल्ट अगर आप नहीं गए। लेकिन आपको पेनल्टी लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी
ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाता है। और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट में अगर आप अपनी ये वाली बात रखते हो कि मेरे पापा को कैंसर हो गया था और मैं यहाँ पर गया था और उसको उनका इलाज करवाने के लिए के चक्कर में बिजी था, तो अगर अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उनको लगता है कि ठीक है यार बंदे की जेन्युइन प्रॉब्लम थी, तो आपकी पेनल्टी माफ़ करी जा सकती है। यही आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा केस स्टडी नंबर 3 खत्म हो गया। देखा कितनी ज़्यादा बातें थी जो फालतू की बातें थी, और डायरेक्टली मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ा दी क्वेश्चन की, आपको एक एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक एक आंसर भी समझ आ गया होगा। इतने कम समय में पूरा का पूरा मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। लेकिन हाँ, ये तरीका पेपर में तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। मैंने केस स्टडी पहले पढ़ी है, उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लिया और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन्हें अपने पास रख लिया है, और जो नॉन इंपॉर्टेंट है उसको नॉन वैल्यू एडेड को मैंने हटा दिया है। ठीक है, जिससे कि आपका कम टाइम में हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ये वाला केस स्टडी खत्म होता है। मिलेंगे दूसरी केस स्टडी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।